A very good morning to you, class. My name is Anchal Dhingra and I'll be teaching you management accounting for this semester. Before we proceed with our class, I'll request you to subscribe this channel and please press the bell icon so that you can get the notifications for the further uploads. Now let us start with our subject. Management accounting का chapter start करने से पहले I would like to talk about management accounting as a subject. Management accounting 50% theory subject है, 50% practical subject है, and it is solely upon you कि आपको पेपर में पूरी थ्योरी अटेम्प्ट करनी है या पूरी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दोनों 50-50 की रेशो में आते हैं, या फिर दोनों को कंबाइन करके अटेम्प्ट करना है. आपकी रेफरेंस के लिए हम सिलेबस ख़त्म होते ही एक सैम्पल पेपर जो कि प्रीवियस पेपर से लिया गया होगा इसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बेटर ओवरव्यू मिल पाए कि आपको पेपर कैसा सेटअप आएगा. एंड आई विल ट्राई कि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी बेसिस पे हर चैप्टर के बताती रहूँ, या फिर एंड में एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर दूँ जिसमें सभी के सभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका कोलैबोरेशन होगा, सो दैट कि पेपर के टाइम पे आपको जल्दी ओवरव्यू मिल पाए. So first of all, we are going to start with the first chapter, that is nature and scope of management accounting. आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हम इस चैप्टर को 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करेंगे. मोरओवर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप बुक रेफ़र कर दोगे वो बुक में बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस दिया होगा, बट मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगी, बिकॉज जो पेपर सेटर होता है उसके सामने बुक नहीं होती जो आप रेफ़र कर रहे हो या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, उसके सामने सिर्फ सिलेबस पड़ा होता है कि मुझे इस सिलेबस पे पेपर सेट करना है. तो कभी भी जब भी प्रिपेयर करने लगो अपना पेपर, कभी भी सिलेबस को स्किप मत किया करो. जस्ट गो बाय द सिलेबस एंड जो लाइंस उसमें लिखी होती हैं वो टॉपिक्स को ज़रूर स्टडी करें. Okay class, so let us start with our introduction to management accounting. But before we understand what's management accounting, we need to understand the financial accounting. Financial accounting is obviously the course जो आपने पहले ही +1-2 में किया हुआ है. You've done it in BCom as well. तो आपको उस बारे में ऑलरेडी पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार रीड थ्रू कर रही हूँ. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग द समरीज ऑफ द सेम. दैट मीन्स इसमें क्या होता था कि जो हमारी डेली डे टू डे ट्रांजैक्शन है, कोई परचेज है, कोई सेल है, एक बिजनेस में जो हो रही है, उस सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, फिर उसको प्रेजेंट करना किसमें, एंड रिजल्ट्स में, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसे बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना. और वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन देखनी किसने होती है, उसके स्टेक होल्डर्स ने. स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिन्हें हम यूजर्स भी कहते हैं. इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, बैंक हो गए. और ट्रू व्यू दिखानी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी जो बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये डिसीजन कौन से हो सकते हैं, इन्वेस्टर डिसीजन लेना चाहता है कि उसको उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं या सेल करने हैं, तो इस डिसीजन को वो किसके ऊपर बेस करेगा, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस की कंपनी है, मतलब इसके शेयर्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके. गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट को किस तरह के डिसीजन लेने हो सकते हैं, उससे टैक्सेशन रिगार्डिंग डिसीजंस. क्रेडिटर्स ने कैसे डिसीजन लेने हो सकते हैं कि हम इसे क्रेडिट दे सकते हैं या नहीं दे सकते. तो ऐसे ही सो ऑन. बाकी जो सोसाइटी हो गई कि ये सोशल वर्क कर रहा है, जैसे कि आजकल पहले इतना नहीं था इस चीज़ का, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड इंक्रीज़ हो गया इस बात का कि CSR बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी कंपनी के लिए. तो वो किसका कंसर्न है, सोसाइटी. खैर ये सब जो चीज़ें हैं ये आउट ऑफ ट्रैक जा रही हैं. वी आर नॉट हेयर टू टॉक अबाउट CSR. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका मेन पर्पस क्या है इसको बनाने का. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने CCD की एग्जांपल ली हुई है कि CCD है वो यहाँ पे भी है, चंडीगढ़ में भी है,
लुधियाना में भी है, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग मॉल्स पे है, एक ही सिटी में चंडीगढ़ में तो बहुत जगह पे है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे एज अ इंडिया होल, मतलब उसे जब रिपोर्टिंग की बात आएगी तो उन्होंने एक एक ब्रांच का नहीं, एक एक ब्रांच का डीपली नहीं देखना, उन्होंने एज अ होल देखना है कि पूरा जो कंपनी है वो हमें प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। इसीलिए जैसे काफ़ी लोगों का व्यू था कि यहाँ पे सीसीडी खोलने का फिरोजपुर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो लॉस में जा रहा है, सिर्फ इनको खर्चे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो एक एक ब्रांच को नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखती है कि अगर मुझे इंडिया में मैंने इन्वेस्ट किया है तो एज अ होल मुझे इसमें से कितना मिल रहा है। ऑब्वियसली इस चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि एक बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है तो हम उसको लॉस में जाने दें, बट स्टिल जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखती है, एज अ होल देखती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो IFRS के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं। IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि जो डिसीजंस होते हैं वो एक जो यूज़र होता है वो अपने डिसीजंस बेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र है वो सिर्फ इंडिया में ही बैठा होगा, हो सकता है वो बाहर बैठा हो, और बाहर बैठे होने के बाद मान लो कि उसको किसी दो कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। एक कंपनी किसी और कंट्री की है, एक इंडिया की है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, और उसे किस कहाँ की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, वो कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे कि जो उसमें प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, जो उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, जो तरीके, जो प्रोविजंस बनाई जा रही है, वो सब सेम हो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़े हैं उन दोनों की बनाने का तरीका एकदम सेम हो, इसीलिए इनको IFRS के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। नाउ दैट वी आर डन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब हम मूव करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन रीड थ्रू करने से पहले मैं आपको मीनिंग समझाना चाहती हूँ, मीनिंग आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ एक्चुअली। जैसे कि आप देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड्स का बना हुआ है, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, यानी कि वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के लिए की हो, मैनेजमेंट की फैसिलिटी के लिए की हो, या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए की गई हो। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने का मकसद है मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना, मैनेजमेंट को बताना कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे वो लैग बिहाइंड कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, कैसे अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, क्यों बुरी आ रही है, ये सब उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू समझाना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो वही बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। मैं एक बार डेफिनेशन रीड थ्रू कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंड एंथनी, management accounting is concerned with accounting information that is useful to the management। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कंसर्न रखता है जो कि मैनेजमेंट के लिए उपयोगी साबित होगी, यूजफुल साबित होगी। इसके अलावा भी आपकी बुक में न्यूमरस डेफिनेशंस दी हुई हैं। जब भी आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे डेफिनेशन का, try to write at least 2 to 3 definitions, 2 तो लिख ही देना, 3 I won't insist, and that too with author's name। जब आप author का नाम mention करते हो वो actually एक literal definition की तरफ इशारा करता है, ये नहीं कि आपने अपने मन से definition बनाई हुई है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बी कंसर्न्ड अबाउट होल ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ पर्टिकुलरली डन फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल CCD फिरोजपुर ब्रांच। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जब हम बात कर रहे थे कि मैंने उसमें बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात करती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात करती है, एक पर्टिकुलर ब्रांच की मैनेजमेंट की बात करती है। मान लो कि अब CCD की हमने एग्जांपल उठाई हुई थी, तो यहाँ के CCD ब्रांच की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या रहेगा, यहाँ वाली ब्रांच में क्या लूप होल्स है, अगर लॉस पे जा रही है तो क्यों लॉस पे जा रही है, इस बारे में डिस्कस करना। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिसीजन टेकन अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो तरह के डिसीजंस के साथ रिलेट करती है। सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक डिसीजन, दूसरा है ऑपरेशनल डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन बेसिकली क्या होता है,
दैट्स रिलेट्स टू द कोर वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बिजनेस का पर्पस क्या है, उस चीज़ को लेके जो हमें डिसीजंस करने होते हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं. यानी कि बिजनेस के प्लान्स को लेके, बिजनेस की पॉलिसीज़ को लेके, कि हमें कि स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अ वर्ड जो मिलिट्री में सबसे पहले यूज़ किया जाता था कि अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, क्या हमारा प्लान है, क्या पॉलिसीज है. ये सारे डिसीजन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के अंडर आते हैं. ये डिसीजंस लिए तो आज जाते हैं, लेकिन जो इनके इम्प्लीकेशंस होते हैं वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलते हैं. दूसरे आ गए ऑपरेशनल डिसीजंस. ऑपरेशनल डिसीजन क्या होते हैं, नाम से इटसेल्फ क्लियर हो रहा है, जो कि ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड है, डे टू डे ऑपरेशंस के साथ. इसका इम्प्लीकेशंस ये लिए भी आज ही जाते हैं, इसका इम्प्लीकेशंस ही आज ही बेयर करना पड़ता है. अभी तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी बात कर ली है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी बात कर ली है. जो दोनों चीज़ों को समझ के, जो दोनों चीज़ों को पढ़ के हमें एक क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है वो क्या है, इफ़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन फ्यूचर, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन पे फोकस करता है जो कि फ्यूचर इम्प्लीकेशंस वाले होते हैं. Does that means it completely eliminates historic data? और इसका आंसर है नो. जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेने में, जो प्लान्स और पॉलिसीज़ लेने में कि कल को हम कैसे चलेंगे, कल की स्ट्रैटेजी से चलेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती तो पास्ट की ही है, होती तो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन है. मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो रिलाई करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा पे, जो कि हिस्टोरिक डाटा है. हाँ, ये हो सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही पीरियोडिकली रिपोर्टिंग होती है उसकी, जैसे कि मान लो 6 महीने में एक बार, साल में एक बार. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो तब रिपोर्ट करता है जब मैनेजमेंट को ज़रूरत हो सकता है. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डाटा यूज़ हो रहा है वो इतना पुराना नहीं है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट करती है, बट स्टिल जो डाटा लिया जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही लिया जाता है. हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिया है, डेफिनेशन रीड थ्रू कर ली है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो गई है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है. नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या क्या उसके फीचर्स हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर. जब भी पेपर में ये वर्डिंग्स आए तो सबका मतलब सेम ही होता है. तो चलिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोवाइड्स ओनली इन्फॉर्मेशन बट नो डिसीजन. ये पहला भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है वो मैनेजमेंट को रिप्लेस करना नहीं होता. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन देती है, किसको, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए. ये नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें मैनेजर की क्या ज़रूरत है, ये हमें रिजल्ट देगी, नहीं. ये सिर्फ हमें फैक्ट्स को एनालाइज करके देगी, लेकिन उस एनालाइज को समझना, इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पे अब डिसीजन क्या लेने हैं कल को लेके, वो काम किसने करना है, मैनेजमेंट ने. अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसे हमने पहले भी बात किया था, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका काम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम क्या है, सिर्फ ये बताना कि इतना प्रॉफिट हुआ है जी, इतना लॉस हुआ है. लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका काम क्या है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को बताना नहीं. अगर लॉस है तो इट प्रोव्स द रीज़न ऑफ लॉस, कि लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कैसे हुआ है, एफिशिएंसी कम है तो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को मेजर करना, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है. थर्ड पॉइंट है नो स्पेसिफिक रूल्स एंड कन्वेंशंस. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, वो IFRS के अकॉर्डिंग वर्क करता है. IFRS के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग होता है. ऐसे नहीं है क्योंकि कोई स्पेसिफिक रूल्स है, रेगुलेशंस है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ऐसे ही करना है. अगला है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में ये कैसे हेल्प करेगा, जब हमें पता है कि हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हम अपने जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं उनको क्या करते हैं, डेली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग. कि मुझे 5 साल में मैं खुद को यहाँ देखती हूँ तो मैं डेली इतना 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 काम करूँगी कि मैं 5 साल बाद वहाँ पे पहुँच जाऊँगी. दैट मीन्स जो डिपार्टमेंटल गोल्स होते हैं उनको अलाइन करना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, ये किसका काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एफिशिएंसी. बट ऑब्वियस, अगर हमें पता है कि लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है,
तो हम उस लॉस को होने थोड़े ना देंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है रीज़न बताना, रीज़न प्रूव करना। हमें रीज़न पता चल गया तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। जैसे ही हम उसे इम्प्रूव करेंगे हमारा लॉस होना बंद हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मीन्स जब हमारी एफिशिएंसी होगी वो इम्प्रूव होती जाएगी। उससे अगला है कंसर्न विद फॉरकास्टिंग। कंसर्न विद फॉरकास्टिंग कैसे? क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिए जाते हैं, प्राइमरी डिसीजंस जो लिए जाते हैं, वो सारे किस लिए होते हैं कि कल को हमने प्लान्स और पॉलिसीज़ क्या बनानी है। बिज़नेस का प्लान ये है, बिज़नेस की पॉलिसी ये है, बिज़नेस की स्ट्रैटेजी ये है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, कल को देखती हैं, आज के बारे में बात नहीं करती, कल को देखती हैं, कल को फोकस करती हैं। टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, अगर कोई भी डिसीजन लेना है हमें, तो हम उस डिसीजन के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को ठोस बनाएंगे कि हाँ, इस इन्फॉर्मेशन पे बेस करके मैंने ये डिसीजन लिया। तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है हमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड की होती है उसे इस हिसाब से प्रेजेंट करती है कि वो मैनेजमेंट को असिस्ट करे, हेल्प करे। तो डिसीजन मेकिंग उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ली जाती है, इसीलिए क्या करता है? हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो किसी भी अकाउंटिंग का सबसे बेसिक काम है। अकाउंटिंग ही की जाती है ताकि हमें इन्फॉर्मेशन हम उसे रिकॉर्ड कर सके, क्लासीफाई कर सके और प्रेजेंट कर सके। इसमें हम प्रेजेंट किसको करते हैं? मैनेजमेंट को। अगला है यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। स्पेशल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से ही जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो रिपोर्ट की जाती है उसको मॉड्यूलेट करते हैं इस हिसाब से कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करे, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में असिस्टेंस करे। और कैसे कैसे टूल्स हम यूज़ करते हैं? रेशियो एनालिसिस हो गए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया। इन सारी टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे तब हम इन टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपके लिए नाम ही काफ़ी है। अब हम इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जो कि है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कोई छोटा नहीं है, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लाख ये बात सच है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर के ऊपर फोकस करता है, फ्यूचर के डिसीजंस लेने पे फोकस करता है। लेकिन फ्यूचर के डिसीजंस लेने में जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है वो इन्फॉर्मेशन तो हम पास्ट से ही डिराइव करते हैं, और वो पास्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो कहाँ पे रिपोर्ट होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ कैसे लिंक्ड है? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस वेरियस टेक्निक्स जिसके बेसिस पे हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की, एक बैच की, प्रोसेस की। जब हमें एक प्रोसेस की कॉस्ट पता चल जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वो जो प्रोसेस है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है या नॉन इकोनॉमिकल है। और अगर नॉन इकोनॉमिकल है तो मैनेजमेंट उस प्रोसेस को एलिमिनेट कर सकती है या उसे इकोनॉमिकल बना सकती है, उसके कुछ पार्ट्स एलिमिनेट करके, ताकि वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव कर दे, हमारे लॉसेस कम कर दे और प्रॉफिट्स इंक्रीज कर दे। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नो डाउट आज की डेट में एक अलग सब्जेक्ट बन के निकल आया है, लेकिन पहले ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट था। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते थे। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका मकसद क्या है? फाइनेंसेस से डील करना। इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म। ये क्या करता है कि कहाँ से हमें बिल्कुल ही इकोनॉमिकल फाइनेंसेस, इकोनॉमिकल फंड्स हम रेज कर सकते हैं और बिजनेस में उसे किस तरह से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को एक फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी में ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न का टॉपिक है।
नेक्स्ट आ जाता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो बजटिंग एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है। दूसरी बात, बजटिंग में हम बजटेड टारगेट्स सेट करते हैं जिन्हें हमें फिक्स टाइम में, फाइनाइट टाइम में अचीव करना होता है। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसे हम बजटेड टारगेट से मैच करते हैं और देखते हैं कहाँ से हमारे से लूप होल्स रह गए हैं, कहाँ पे हम उसको मीट नहीं कर पाए हैं। तो बेसिकली जो बजटिंग होती है वो मैनेजमेंट की कैसे हेल्प करती है? लूप होल्स क्लियर करने में, कि हमें ये टारगेट रीच करना था, इतने टाइम में हम इतना ही कर पाए हैं, हम और क्यों नहीं कर पाए हैं, क्या लूप होल्स है क्या नहीं। और जो फोरकास्टिंग है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया था। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो सिर्फ फोरकास्टिंग के ऊपर बेस है, कल की बात करता है, कल के प्लान्स के बारे में बात करता है। और जो बजटिंग है वो आज का एक्चुअल रिजल्ट बताती है, इसीलिए दोनों इंटरलिंक भी है और दोनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री किस लिए काम आती है? ये डिनोट करती है कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश प्रोडक्ट्स कितने हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल आपने पहले ही बीकॉम सेकेंड ईयर में किया होगा, पढ़ा होगा। इसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे कि मिनिमम लेवल हो गई, मैक्सिमम लेवल होगी, रीऑर्डरिंग लेवल होगी, ये अलग अलग टर्म्स हमें क्या बताती है? एक बेसिकली एक मैनेजमेंट को क्या बताती हैं कि इस टाइम पे हमें इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं मंगवाना है, इस टाइम पे हमें इससे कम स्टॉक नहीं रखना है, अभी डेंजर लेवल पे है स्टॉक, या अभी इसके बाद रीऑर्डर करो स्टॉक। ये सारी चीज़ें हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करने से पता लगती है, जो कि मैनेजमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ये पॉइंट भी मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट ऑब्वियस पॉइंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है ही है, ये तो इसके स्कोप का पार्ट है ही है। इसमें हम क्या करते हैं? ग्राफ्स के तौर पे, टेबल्स के तौर पे, किसी भी तरह इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है उस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स तैयार करके रिपोर्ट करते हैं, ताकि मैनेजमेंट फट से एनालाइज करके अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। अगला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जब हम रिपोर्टिंग को इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं, सिमिलरली इंटरप्रिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करके दी गई है, अगर वो रिपोर्ट इंटरप्रेट ही नहीं होगी कि उसका मतलब क्या है, उसे समझा ही नहीं जाएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या है क्या नहीं है, तो हम डिसीजंस नहीं उस पर बेस कर सकते। इसीलिए इंटरप्रिटेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये आगे चल के आई थिंक सो सेकंड या थर्ड चैप्टर में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की बात भी करेंगे, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा होगा जिसे हम इंटरप्रेट करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ वो भी डिस्कस किया। Next point is control procedures and method. Control procedure and methods are needed to use various factors of production in a most economical way. अलग अलग factors हो गए, उसको हम best way में कैसे use कर सकते हैं? कंट्रोल प्रोसीजर और मेथड के थ्रू, ताकि हमें कुछ भी हमें पता लगे कि हमारी जो कैपेसिटी है वो वेस्ट नहीं हो रही है। जो कॉस्ट है और बेनिफिट है दोनों को एनालाइज करके कि कॉस्ट बेनिफिट जो रेशो आ रही है वो पॉजिटिव है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? कि एक तो एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ऑडिटेरियल एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एक सब्जेक्ट है पूरा, उसमें इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपना इंटरनल ऑडिट करता है ये देखने के लिए कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमने सोचा था उस परफॉर्मेंस को मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। The actual performance of every department and individual is compared with the predetermined standards, and the management is able to know the deviations in the performances. That in a way helps management in correcting those deviations. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग आज के डेट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल सभी को टैक्स के बारे में पता है, अगर तुम अर्न कर रहे हो तो तुम्हें गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन टैक्स प्लानिंग एक बहुत ही वाइज चीज़ है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या, हर इंसान ही कर सकता है। दो तरह की टर्म्स होती है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। गलत तरीके से टैक्स को इवेड करना वो गलत है। टैक्स अवॉइड करना कुछ ऐसी सेविंग्स करके ताकि हमें डिडक्शंस मिल जाए, ताकि हमारा टैक्स एक वाइज तरीके से प्लान हो जाए,
वो एक बेटर तरीका है। बाकी इस सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा वास्ट तरीके से पढ़ोगे अपने मास्टर्स में जाके, उसका अभी यहाँ पे हमें जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल टैक्स और मैनेजमेंट दोनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट को वाइज टैक्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Last but not the least is office services. Management accountant may be required to control an office. He'll be expected to deal with data processing, filing, copying, duplicating, communicating. ये सारी चीज़ें ऑफिस सर्विसेज में कंसिडर की जाती हैं। हो सकता है कि उसको अलग अलग मशीन्स जो ऑफिस में यूज़ होती हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट करना पड़े। दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, बट येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और बाकी का टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दिस वर्क। हम आपकी सहूलियत के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।